and we are doing chapter 3 of NCERT class 9. The name of the chapter is Electoral Politics. We have already done part 1 of this chapter and now we have to start the second part of it. हमने ये सब कर लिया. Now we have to start with what is our system of elections. हमारे यहाँ elections का क्या system है, कैसे क्या होता है. तो आपकी बात इन्होंने जो शुरू की है, आपका जो पैराग्राफ की पहली लाइन है, वो कहते हैं क्या इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है. भाई हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, क्या क्राइटेरिया हैं जिनको मीट करना ज़रूरी होता है. एंड हमें अब ये देखना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या वो सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो हम लोकसभा इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं मेनली, और एक विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात हम नहीं करें. यहाँ पे मेनली हम जनरल इलेक्शंस की ही बात करेंगे, थोड़ा बहुत विधानसभा इलेक्शन को टच करेंगे. तो अच्छा, एक और बात यहीं पे मैं ऐड कर दूँ कि विधानसभा हर स्टेट में होती है. ठीक है, विधान परिषद हर जगह नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट में है. ना विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं. 5 साल अनलेस की कोई और सिचुएशन ना आ जाए, कोई और कंडीशन ना आ जाए, चाहे इमरजेंसी की सिचुएशन हो या सरकार पहले गिर जाए. अगर ऐसे कोई अनवांटेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो तो हमारा जो पीरियड होता है इनका, वो 5 साल का जो टर्म होता है उनका, वो 5 साल का होता है. अब क्या है कि 5 साल के बाद दे स्टैंड डिज़ोल्व. वो डिज़ोल्व का मतलब क्या हुआ कि वो क्लोज डाउन कर जाता है, ख़त्म हो जाती है, भंग हो जाती है. ठीक है, अपने आप ख़त्म हो जाती है. और इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन द फ्यू डेज. सेम डे पे या 1-2 दिन के अंदर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो रहा होता है, और इस इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं. कभी कभी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा होता है. वैसा क्या होता है, वैसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है कि मान लो कुछ लोग इलेक्ट हो गए थे, लेकिन किसी एक मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया या डेथ हो गई, तो उस पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं, वो तो कोई है ही नहीं उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव. तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ इलेक्शन करा दिया जाता है ना. मान लो हमने मॉनिटर्स का किया एंड सारे क्लासेस 9th A B C D E F फॉर एग्जांपल 7-8 सेक्शंस हैं आपके, और 7-8 सेक्शंस में से 9th B का जो मॉनिटर था वो मतलब गॉड फॉरबिड किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं रहा, ये छोड़ दिया स्कूल उसने, या वो कोई भी वजह रही हो, तो हम 9th A C D E F बी को छोड़ के बी का था वो, और बाकी सारे सेक्शंस के मॉनिटर उस क्लास में नहीं है. तो हमें जब अगर मॉनिटर का इलेक्शन कराना होगा तो हम सिर्फ बी में कराएंगे, सारे में क्यों कराएंगे, सारे में तो है ही ना. वैसे ही होता है. उसको उस तरह के इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो बाय इलेक्शंस हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बाय इलेक्शन. ओके, नाउ अब क्या है, अब आता है हमारे पास, इसमें उन्होंने कहा कि विल जनरली फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस. हम जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं. हमने पढ़ा कि हरियाणा में 90 लाइक यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. 90 MLAs हमें इलेक्ट करना था हरियाणा में, क्योंकि 90 सीट्स थी. अब क्या हर पर्सन ने हरियाणा में इन्हीं 90 MLAs के लिए वोट किया? ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ कंट्री में बेसिकली जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है. मतलब हम पूरी, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर आपका पूरी कंट्री, अगर ये फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सारे एक एरिया को हम सीट भी कहते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं. और ये जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है हम कहते हैं कि उतनी ही सीट पे इलेक्शन हुआ है, या उतनी ही सीट पे हमारा इलेक्शन हुआ है. ठीक है, नाउ तो उसी तरीके से क्या हुआ कि हम पूरी कंट्री को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, और इस हर एरिया को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. और उस वोटर जो उस एरिया में रहते हैं वो अपने जगह से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. आपका भी तो क्लास का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव हर एरिया से हम चूज़ करते हैं. लोकसभा के लिए पूरी कंट्री को हम 543 एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीते हुए लोग होते हैं, हर एरिया से जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, और हर एरिया से एक ही जीतता है. ठीक है, वो सब के सब जो होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू, और इसीलिए हमने ये पूरी कोशिश करी कि हम जितनी भी एरिया बेस्ड जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस एरिया में रफली हमारी सेम या इक्वल पॉपुलेशन हो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. सिमिलरली जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो स्टेट को भी हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, है ना. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA कहते हैं.
अब एमपी और एमएलए में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, और नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा शायद आपको और कंफ्यूज कर देगा कि जब ये लाइन लिखी हुई है कि इट हैज़ सेवरल, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब पार्लियामेंट जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं, तब पूरे कंट्री को डिवाइड किया जाता है, और जब किसी के स्टेट के हो रहे होते हैं तो उस स्टेट को डिवाइड किया जाता है। तो एमपी और एमएलए का क्या मतलब रिलेशन हुआ, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लो जस्ट इमेजिन अ बिग स्कूल है ना। अब बिग स्कूल जो है ना, दैट इज़ लाइक अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। एक जो बड़ा सा स्कूल है वो हमारा एक पार्लियामेंट्री एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे हमने कहा ना 543 ऐसी बड़ी बड़ी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में। हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं एक बड़ा सा स्कूल एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस बड़े से स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, और हर क्लासरूम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक ईच क्लासरूम में देयर इज अ टीचर हु एक्चुअली टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट इन दैट रूम, ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ अ पर्सन कॉल्ड एन एमएलए हु टेक्स केयर ऑफ द पीपल इन दैट एरिया, है ना। जैसे कि एक बड़े स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं जो कि पूरे स्कूल को देख रहे होते हैं, उसी तरीके से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पर्सन होता है जिसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु लुक्स आफ्टर ऑल द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टुगेदर, ठीक है। तो समझ में आ गया एमपी और एमएलए का रिलेशन क्या है। चलो भाई, अब हम विलेज टाउन की बात करते हैं। विलेज टाउन इज ऑल्सो डिवाइड टू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल्सो। हर वार्ड से वहाँ पे वार्ड डिवीजन होता है, उस वहाँ पे डिवीजन को हम वार्ड बोलते हैं। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है विलेज के लिए या अर्बन लोकल बॉडी के लिए। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम सीट भी कहते हैं, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब हम जब हरियाणा की बात करते हैं और लोक दल ने अगर 60 सीट उसको मिली है, यानी समझ लो उसके 60 कैंडिडेट थे जो कि जीते और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने, है ना। स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और कंट्री में आपका वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आता है आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है भाई? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत कोशिश करता है कि आप मतलब हर सिटीज़न को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मौका मिले, और मिलना भी चाहिए। और एक रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरह से हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जाए। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो कि आपके कास्ट का, आपके रीजन का, आपका रिलीजन का आदमी जो है वो जाके पार्लियामेंट में बैठे। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगने लगा, वो बड़े परेशान थे कि अगर हम ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन करेंगे तो भाई ठीक है, सबका है कि सबके लिए ओपन है, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, तो जो वीकर सेक्शंस होंगे ना, दे मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड। उनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा। जो वीकर्स हैं उनको कभी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम कैसे लड़ेंगे यार, अगर हम लड़ेंगे तो पीपल विल मॉक एट अस कि हम, क्योंकि भाई जो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे इलेक्शन, और हम लड़ेंगे भी तो इनके सामने तो हम हार ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उनको शायद उनके पास रिसोर्स नहीं है, एजुकेशंस नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और इलेक्शंस विन करें उनके अगेंस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल है। तो जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो रिसोर्सफुल हैं, वो शायद उन्हें कभी जीतने भी नहीं देंगे। और ऐसा अगर होगा तो हमारी जो पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट की जो असेंबली है, असेंबली वही काम करती है जो पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए करती है, असेंबली अपने एक स्टेट के लिए करती है ना। तो अभी लेमैन लैंग्वेज में इतना समझ लो। तो अभी क्या होगा ना, पार्लियामेंट और असेंबली में तो दे वोंट हैव द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। सारे अमीर थोड़ी ना, सारे रिसोर्सफुल थोड़ी ना है, थोड़ा वीकर सेक्शन के लोग भी तो वहाँ पहुँचे। पार्लियामेंट में तो सबका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना। तो वीकर सेक्शन का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अभी हम उनको ओपन कंपटीशन में तो उनको लाना मुश्किल है, क्योंकि वो इतने रिसोर्सफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने तो वो खड़े ही नहीं हो सकते। हमने क्या सोचा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कर देते हैं कि भाई देखो, यहाँ से सिर्फ वीकर सेक्शन वाले लोग खड़े होंगे, यहाँ से सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं या जो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं, सिर्फ वही खड़े होंगे। मान लो एक शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आपके जैसे यूपी में आगरा है, अगर आप बिहार से हो तो गया है, सासाराम है, राजस्थान में आपके उदयपुर है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना, वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो आपके शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या हो गया? रिजर्व का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया है, कोई माने डिवाइड किया मैंने, और ये वाली हमने कहा कि एससी की रिजर्व है, तो यहाँ से जितनी भी पार्टी के लोग खड़ा करेंगे ना अपने कैंडिडेट, वो सारे के सारे एससी ही होने चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि फिर जो भी जीतेगा वो भी एससी होगा। इस तरीके से उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए और कुछ चीज़ें एससी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए कर दी जाती है। जैसे राजस्थान है, राजमहल दुमका है, आपके झारखंड में है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है, सुंदरगढ़ वगैरह है ना। इस तरह से बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे, राजस्थान में भी कुछ एरियाज़ हैं आपके जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके लिए रिजर्व हो जाती हैं।
Now, in a scheduled caste reserve constituency, only someone who belongs to this scheduled caste can stand for election. मैंने आपको समझा दिया. Similarly, only those belonging to scheduled tribe can contest an election for a constituency reserved for ST. तो इस तरह से हमारे यहाँ करंटली लोकसभा में 84 सीट रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं. नंबर जितना एक जो भी हम उनका नंबर फिक्स करते हैं कि इतनी कम से कम हम यहाँ से लेंगे, वो डिपेंड करता है कि उनकी टोटल पॉपुलेशन में उनका कितना शेयर है, कितने हैं वो टोटल पॉपुलेशन में, उस बेसिस पे हम इनकी सीट को फिक्स करते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि दीज पीपल आर एक्चुअली टेकिंग अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर. तुम्हारा कुछ छीन के नहीं ले जा रहे हैं वो, है ना, उनका हक है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. और इसलिए ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि उनकी बात भी सुनी जा सके, उनकी वॉइस भी वहाँ हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सुनी जा सके. ठीक है, तो इसलिए ये है. नाउ दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन हमने फिर बाद में ओबीसी को भी देना शुरू कर दिया, फिर पंचायत एंड अर्बन में भी हमें रिजर्वेशन हमने दिया, है ना, और बैकवर्ड क्लास के भी रिजर्वेशन हैं. However, the proportion of the seat reserve varies from state to state. ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर का है, डिपेंड करता है. कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से ज़्यादा होगा, कहीं कम पॉपुलेशन है SC ST या वीकर सेक्शन की तो उनको कम दिया जाता है. सिमिलरली हमने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेन का भी रिजर्वेशन करा. अगर आप पंचायत सीरियल देखते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे रिजर्वेशन था. जो वहाँ की पंचायत थी, वो जो लेडी थी, भले वो काम नहीं कर रही थी, उसके हस्बैंड वर्क कर रहे थे, बट वहाँ पर क्योंकि सीट रिजर्व थी इसलिए उनको अपनी वाइफ को खड़ा करना पड़ गया. आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पता नहीं. चलो एक और कर लेते हैं, वोटर लिस्ट भी कर लेते हैं. वोटर लिस्ट में क्या होता है, वोटर लिस्ट